Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing good, and I warmly welcome you people for joining our third official meeting. And agenda for this meeting under our contents section is to build up confidence and communication skills among our members so that they can easily manage their presentations, like their future challenges in regard to their presentations, talk shows, official meetings, seminars, webinars, and live sessions. Um, well, I think since everyone is here, we should get started. Muhammad Salman Khan, the floor is yours, please. Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic under discussion is endocrine portion of pancreas. First of all, endocrine portion को डिस्कस करने से पहले मैं आपको हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का बताऊंगा। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शंस पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स में पेंक्रियाज भी आ जाता है और लीवर भी आ जाता है। हम सिर्फ यहाँ पे पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। पेंक्रियाज क्या है? पेंक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड जो कि स्टमक के पीछे और स्प्लीन और डुओडेनम के दरमियान पाया जाता है। इसका हेड जो होता है डुओडेनम के सी शेप के लूप में धंसा होता है। यहाँ पे ये इस लूप के साथ अटैच होता है। आगे इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इसका हेड जो कि डुओडेनम के साथ अटैच है, और इसका सेंट्रल पोर्शन उसे बॉडी कहते हैं, और इसका जो ये बारीक एंड है इसे टेल कहते हैं। ये इसके 3 एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं। पेंक्रियाज यहाँ पे अब आगे हम इसे इसके फंक्शंस की बुनियाद पे डिवाइड करेंगे। एक इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है और एक इसका एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। हमने सिर्फ एंडोक्राइन पोर्शन को डिस्कस करना है। एंडोक्राइन पोर्शन क्या होता है? एंडोक्राइन पोर्शन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज पर मुश्तमिल होता है। ये सेल्स होते हैं, सेल्स के गुच्छे होते हैं। आगे इनका काम सिर्फ हार्मोन्स को रिलीज करना होता है और जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डक्ट पे मुश्तमिल नहीं होते और इन्होंने ब्लड में डायरेक्ट हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। इसका एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो डक्ट पे मुश्तमिल होता है। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पोर्शन का आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये देखिए, एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसके वो एसिनाइड सेल्स पर मुश्तमिल है जिनकी डक्ट्स हैं, और ये डक्ट्स आगे पेंक्रियाटिक डक्ट में जाके एंजाइम को रिलीज करती हैं और यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस बनता है जो कि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में जाके इजैकुलेट हो जाता है। और ये एंडोक्राइन पोर्शन को देखें तो ये छोटे छोटे सेल्स हैं, सेल्स के गुच्छे हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज कहते हैं। ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं सिर्फ, और वो हार्मोन्स ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं और यहाँ से ब्लड में जाके पूरी बॉडी में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज ये सेल्स के जैसा के गुच्छे होते हैं। तो इनमें कौन कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? ये बेसिकली 4 इकसाम के सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं: अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? वो ग्लूकागोन को रिलीज करते हैं और इसके टोटल पोर्शन का वो 25% होते हैं। बीटा सेल्स का काम इंसुलिन को रिलीज करना होता है और वो 60% इसके पोर्शन पे मुश्तमिल होते हैं। डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसे कि ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है। ये इसका मेजर एक फंक्शन है। आगे पीपी सेल्स होते हैं, ये डेल्टा सेल्स 10% होते हैं, और पीपी सेल्स मींस पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। इनका काम यहाँ पे इतना नहीं बताया गया, लेकिन क्योंकि हमारा इस टॉपिक में ना हमने अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स को डिस्कस करना है। ये पीपी सेल्स जो होते हैं ये 5% से भी कम पोर्शन पे मुश्तमिल होते हैं।
ये साथ में एक स्ट्रक्चर बताई गई है जिसमें इन्हें थोड़ा सा बताया गया है कैसे होते हैं। ये आप देखें, ये अल्फा सेल्स हैं, ये वाले छोटे वाले, ये वाले अल्फा सेल्स हैं। और ये बीटा सेल्स आ रहे हैं जिनके पोर्शन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। सॉरी, इसके अलावा डेल्टा सेल्स आप देखते हैं वो भी थोड़ी सी अमाउंट में पाए जाते हैं। तो मेजोरिटी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज में किनकी है, बीटा सेल्स की है, और बीटा सेल्स के बाद डेल्टा सेल्स की है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकागोन। सबसे पहले हम ग्लूकागोन को डिस्कस करेंगे जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है। ग्लूकागोन 29 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन पे मुश्तमिल होता है। और ये अल्फा सेल से रिलीज होता है। ये रिलीज कब होता है, जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन फॉल करती है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। उस कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाता है और अल्फा सेल्स को सिग्नल भेजे जाते हैं कि वो ग्लूकागोन को रिलीज करे ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाए। इसके फंक्शंस इंसुलिन के ऑपोजिट ही होते हैं। इंसुलिन जो काम इंक्रीज कर रही है ये उसको डिक्रीज कर देगा, और जिसको ये इंक्रीज कर रहा है इंसुलिन उसको डिक्रीज कर देगी। एंटागोनिस्टिक फंक्शन इनके होते हैं। इस वजह से इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में। और इसे फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब फास्टिंग की कंडीशन में हम होते हैं उस वक्त ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। तो इसने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है, तो फास्टिंग की कंडीशन में ये रिलीज हो रहा होता है, इसीलिए इसे फास्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, हाइपरग्लिसमिक फैक्टर भी कहते हैं, और ग्लूकागोन तो इसका नाम ही है। आगे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस में इसका पहला जो मेन फंक्शन है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, यानी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन। उसको ये इंक्रीज करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। सेकेंड नंबर पे जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो गई तो ग्लूकोज तो रिलीज हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस होना है वो ग्लाइकोलाइसिस होना है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस को भी इंक्रीज करता है। थर्ड नंबर पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों, जब ग्लाइकोजन के स्टोर बॉडी में खत्म हो जाते हैं और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल कर जाता है, उस वक्त हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो अब ग्लूकोज को किस तरह रेगुलेट करेगा, ये उसकी कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाएगा, वहां पे नॉर्मल करेगा। उसके लिए ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस सोर्सेज जो होते हैं उनकी कन्वर्जन करवाता है ग्लूकोज में। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये लिवर में करवाता है मोस्टली। इसका फोर्थ आगे फंक्शन है लिपोलाइसिस। उसके जरिए ये फैट्स की ब्रेकडाउन करवाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इसका जो मेन फंक्शन है उसमें ये ग्लाइकोजेनेसिस को डिक्रीज कर देता है। मेन फंक्शन तो इसका ये पहला एक ही है, बाकी जो फंक्शन जो हो रहे होते हैं उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे इंसुलिन को डिस्कस करते हैं। इंसुलिन इंसुलिन 51 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल एक प्रोटीन है। ये 51 अमीनो एसिड्स दो चेन में डिवाइडेड होते हैं, अल्फा और बीटा। ये बीटा सेल से रिलीज होता है, और रिलीज उस वक्त होता है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है। ये जब सिक्रीट होती है तो इसका हाफ लाइफ ड्यूरेशन जो है 6 मिनट होता है, और 10 से 15 मिनट में ये रिलीज होकर हमारे ब्लड में जब जाती है तो जितना भी ग्लूकोज लेवल ये मेंटेन कर सकती होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में ही करती है। उसके बाद हमारा लिवर और किडनी जो बाकी इंसुलिन बचे होते हैं उसको डिग्रेड कर देते होते हैं।
क्योंकि इतने टाइम में मोस्टली ये मैनेज हो जाता होता है ग्लूकोज लेवल। अगर फिर भी मैनेज ना हो तो एक सेकंड स्टेज होता है जिसमें ग्लूकोज दोबारा से फिर रिलीज होती है, और जो सेकंड टाइम ग्लूकोज रिलीज होती है उसका ड्यूरेशन होता है 1 से 2 घंटे तक का। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं? उनमें पहला फैक्टर है हाई प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। जब भी ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा उस वक्त एक नेगेटिव फीडबैक क्रिएट होता है जो कहता है कि इस ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाए। उससे फिर बीटा सेल्स को स्टिमुलेशन मिलती है और वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। हाई प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स, जब हम कोई ऐसी फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम और प्रोटीन ज़्यादा हो, प्रोटीन रिच डाइट खाएंगे, तो उस वक्त इंसुलिन पे क्या इफेक्ट होगा? अर्जिनिन और लाइसिन जैसे जितने भी अमाइनो एसिड्स होती हैं ये जाके बीटा सेल्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और उसे स्टिमुलेट करते हैं कि वो इंसुलिन रिलीज करे। इंसुलिन रिलीज होगी तो ये सेल्स के साथ बाइंड करेगी और इन अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर प्रोटीन सेंसिस के लिए स्टोर कर देगी। वहाँ पे जहाँ पे भी फिर प्रोटीन की ज़रूरत होती है सेंसिस की मसल्स बनाने के लिए, वहाँ पे फिर ये इसे भेज देती है। तो इस तरह प्रोटीन सेंसिस में भी इंसुलिन एक अहम रोल प्ले कर रही है। फैटी एसिड्स और कीटोन बॉडीज, फैट रिच हम डाइट खा रहे हैं जिसमें फैट का कंटेंट होता है तो उसमें भी इंसुलिन की सिक्रीशंस होती हैं, क्योंकि इंसुलिन फैट को भी स्टोर करवाती है एडिपोज टिश्यूज में। हार्मोन्स, हार्मोन्स जीआई ट्रैक के हार्मोन्स या कुछ दूसरे हार्मोन्स हैं वो भी इंसुलिन की सिक्रीशंस को इंक्रीज करते होते हैं। जीआई ट्रैक के हार्मोन्स में ये गैस्ट्रिन, स्क्रीटिन, जीएलपी-1, कोलिसिस्टोकिनाइन और गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड। आगे दूसरे हार्मोन्स जो हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन्स हैं। ये अब कैसे इसको इंक्रीज करते हैं इंसुलिन के लेवल को, वो सारा हार्मोन्स का एक अलग टॉपिक है जिसमें बताया गया है कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं। मैकेनिज्म, हमने वैसे पढ़ा तो है कि जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो तब बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं, लेकिन उस वक्त ही क्यों करते हैं वो, जब लो होगा तब क्यों नहीं रिलीज करते? तो इसका मैकेनिज्म ये है कि जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उस वक्त ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो बीटा सेल्स में एंटर होते हैं। ये आपको इस डायग्राम में दिखाया होगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ रहा है और वो ट्रांसपोर्टर के जरिए सेल में एंटर होता है। जब सेल में एंटर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस होगी तो एटीपी जनरेट होती है, और जब एटीपी बीटा सेल्स के अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो पोटाशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। पोटाशियम चैनल ब्लॉक होते हैं तो पहले सेल होता है, एटीपी की प्रोडक्शन से पहले सेल होता है पोलराइज्ड स्टेट में। तो उस वक्त यहाँ पे ना प्रो इंसुलिन बनी होती है, उसकी वेजिकल्स पड़ी होती हैं लेकिन वो यहाँ से रिलीज नहीं हो पाती। जब एटीपी की अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है उस वक्त पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो गए और सेल पोलराइज से डीपोलराइज्ड स्टेट में चला जाता है। जब डीपोलराइज्ड स्टेट मिल जाती है तो उस वक्त प्रो इंसुलिन की जो वेजिकल्स पड़ी होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और उनसे इंसुलिन रिलीज हो जाती है, और इस तरह फिर वो ब्लड में जाके जितना भी ग्लूकोज लेवल, हाई ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करती है। इसके इंसुलिन के मेन फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे ये बताए गए हैं। इनमें फर्स्ट जो है वो है ग्लाइकोजन सेंसिस। इंसुलिन जब रिलीज होगी उसने ग्लूकोज को पकड़ना है और जाके लिवर में स्टोर करवा देना है, वहाँ पे ग्लाइकोजन सेंसिस होगी। सेकेंड नंबर पे ये जो बाकी बच जाती है, अब लिवर में जाके इसने ग्लाइकोजन को बनवा दिया, वहाँ पे ग्लाइकोजन सेंसिस हो गई। जब ग्लाइकोजन के सारे स्टोर फिल हो जाते हैं तो उसके बाद भी अगर हमारा ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा ब्लड में, तो बाकी जो एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बच गया है उसको ये फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है, और फैटी एसिड्स फिर एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाते हैं। तो सिर्फ ये ग्लाइकोजन की सेंसिस में अपना रोल नहीं प्ले करती, बल्कि फैट्स की सेंसिस में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है।
थर्ड नंबर पे आता है इंसुलिन ग्लाइकोनियोजेंसिस को इनहिबिट करती है। ग्लाइकोनियोजेंसिस को क्यों इनहिबिट करती है? हमें पता है कि ग्लाइकोनियोजेंसिस वो अमल है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज मांगा है। तो इंसुलिन तो पहले ही ग्लूकोज को मेंटेन कर रही होती है, तो हर वो प्रोसेस जिससे ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है ये उसको इनहिबिट कर देती है। सो इसीलिए ये ग्लाइकोनियोजेंसिस के प्रोसेस को भी इनहिबिट कर देगी। फोर्थ नंबर पे इंसुलिन ग्लाइको न्यू ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को भी इनहिबिट कर रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी फ्री अमाउंट में ग्लूकोज हमारे ब्लड में होती है ये उसको स्टोर कर रही होती है। सो जब ग्लूकोज स्टोर हो रहा होता है तो उसकी ब्रेक डाउन कम होगी, वो स्टोर ज्यादा होगा। इसका काम होता है ग्लूकोज को स्टोर करना ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसी वजह से ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करती है। फिफ्थ नंबर पे आ गया प्रोटीन सेंसिस। ये प्रोटीन सेंसिस को इंक्रीज कर रही है। वो कैसे कर रही है? पहले मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे अर्जिनिन और लाइसिन वो एंजाइम अमाइनो एसिड सॉरी आते हैं तो वो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो इंसुलिन को रिलीज करे, और इंसुलिन फिर जाके सेल्स के साथ बाइंड होती है और उन अमाइनो एसिड्स को सेल्स में स्टोर करवाती है। फिर वहां से वो अमाइनो एसिड जहाँ पे भी प्रोटीन सेंसिस के लिए जरूरत होती है वहां पे चले जाते हैं। इस तरह ये प्रोटीन सेंसिस में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दोनों के फंक्शंस अगर हम कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। ये ग्लूकागोन को देखें तो इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको देखें तो ये इसको इंक्रीज कर रहा होता है, यानी सॉरी ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इंसुलिन को देखें तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको डिक्रीज कर रहा होता है। अब जब इसने ग्लूकागोन ने ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कर दी उसके बाद ग्लूकोज हमारे पास है, उसकी आगे क्या होनी है, उससे हमें एटीपी की जरूरत है, तो वो ग्लूकोज जाएगी ग्लाइकोलाइसिस में। तो इस वजह से ग्लूकागोन को कहते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आगे ग्लाइकोलाइसिस में यूज होगा। सो ग्लाइकोलाइसिस भी इजीली होगी। सो इसका ग्लाइकोलाइसिस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन इंसुलिन क्या करती है, वो ग्लूकोज को स्टोर करवाती है, इसीलिए वो ग्लाइकोलाइसिस यानी जिस ऐसा प्रोसेस जिससे हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी उसको इनहिबिट करती है, उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट है। ग्लूकागोन अगर हम देखें ग्लाइकोजेनेसिस पे इसका इफेक्ट हो, ग्लाइकोजेनेसिस में इसका इफेक्ट ये है कि ये उसे स्टॉप करती है, इनहिबिट करती है। इसने ग्लूकोज को रिलीज करवाना होता है, ना कि ग्लूकोज को स्टोर करवाना होता है। इंसुलिन इसके ब्रॉक्स ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करती है। अब ग्लूकागोन फोर्थ नंबर पे देखिए तो ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको ये प्रमोट कर रहा होता है ग्लूकागोन, क्योंकि इसने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, जबकि इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना होता है या जब वो ज्यादा हो रहा होता है, तो इसीलिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है। अब ग्लूकागोन का लास्ट फंक्शन यहाँ पे कि ये लिपोलाइसिस करवाता है। क्यों? इसने हमें स्टारवेशन की कंडीशन में, फास्टिंग की कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, तो इसी वजह से जब हमारे ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो जाते हैं तो ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवा देती है। और इंसुलिन ये एक एनाबॉलिक फंक्शन करता है, तो इसने जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज है तो इसने फैट की फॉर्मेशन करवा देनी है, और जब अमाइनो एसिड्स हम प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हैं तो उस वक्त ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगी। इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक इनकी एक्टिविटीज हैं। इनमें से आप रेड वाला इंसुलिन समझ लें और दूसरा ग्लूकागोन, तो इनका हमेशा एक दूसरे से ये इख्तलाफ रहता है, वो जो करेगा दूसरा उसके बिल्कुल ओपोजिट करेगा। इंसुलिन इंसुलिन का आप अगर मेन देखें ना तो इसका एनाबॉलिक फंक्शन होता है। ये जहाँ पे भी करवा रही है, पहले ये करवा रही है कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज को स्टोर कर रही है, वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होगी, वो है क्या, कार्ब्स की स्टोरेज हो। और सेकंड नंबर पे आप देखें तो फैट भी स्टोर हो रहे हैं, फैट्स की भी ये फॉर्मेशन कर रही है। और प्रोटीन को देखें तो ये प्रोटीन की भी सेंसेस करवा रही है इंसुलिन।
तो इसका एनाबॉलिक फंक्शन आ जाता है। लेकिन ग्लूकागोन को अगर आप देखिए तो वो जहाँ पे भी कर रहा है ब्रेक डाउन ही कर रहा है। पहले वो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाएगा, फिर वो फैट की भी ब्रेक डाउन करवाता है, और अगर प्रोटीन की देखें तो उसके भी वो ब्रेक डाउन करवाता है। उसने क्योंकि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है, अपग्रेड करना होता है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। एबनॉर्मेलिटी, अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रही तो क्या होगा, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे हाई जब रिलीज होती है वो कब होता है, और जब उससे लो अमाउंट में रिलीज होती है वो कब होता है। जब ये वैसे तो इंसुलिन हाई अमाउंट में रिलीज नहीं होती, लेकिन हाइपर इंसुलिनीमिया की कंडीशन सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में देखी गई है। उसमें क्या होता है कि रिसेप्टर सेल्स में रेजिस्टेंस आ जाती है, जिस वजह से इंसुलिन सेल्स पे इफेक्ट नहीं कर पाती, और पीछे से पेंक्रियाज को लग रहा होता है कि शायद इंसुलिन की कमी है, जिस वजह से आगे ये ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, तो वो इंसुलिन को रिलीज करता ही रहता है। इस सूरत में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसमें इंसुलिन का लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन हम देखें, जब इंसुलिन की एब्सेंस होती है, इसकी कमी भी हो सकती है, और वो होता है जब हम खुद किसी को इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उसे टाइप 1 या टाइप 2 की डायबिटीज हो, तो उस वक्त हम इंजेक्शन जब उन्हें डोज लगवा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त कमी हो सकती है। लेकिन जो नेचुरल कमी पाई जाती है ना, वो इंसुलिन की एब्सेंस हो सकती है। कि टाइप 1 डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, और उनमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती। तो इस तरह ये दो कंडीशन हैं, दो एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि पेशेंट्स में फाइंड की गई हैं। यहाँ पे अगर देखें आप, एक नॉर्मल पेंक्रियाज को देखें, और यहाँ पे इंसुलिन रिलीज हो रही है, नॉर्मल जो पर्सन है उसमें इंसुलिन रिलीज हुई, ये रिसेप्टर सेल्स के साथ बाइंड कर जाएगा इंसुलिन का मॉलिक्यूल। यहाँ पे जब ये बाइंड करेगा उसके बाद सेल ग्लूकोज को अलाउ करेगा कि वो सेल में एंटर हो सके, और इस तरह फिर ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। अगर आप टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में देखें तो इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। जब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हैं तो वहां से इंसुलिन क्या रिलीज होगी, इंसुलिन रिलीज ही नहीं होती, जिस वजह से आगे रिसेप्टर सेल्स खाली पड़े रहते हैं, वहां पे इंसुलिन अटैच नहीं होनी, और ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं हो सकेगा, जिस वजह से उस पेशेंट का हमेशा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को देखें तो इसमें ग्लू इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया रिसेप्टर सेल्स में, वहां पे पीछे से जितनी भी वो प्रोड्यूस हो रही है उसका कोई फायदा नहीं है। आगे रिसेप्टर सेल्स तो ब्लॉक है, वो तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। और ये रेजिस्टेंस कब क्रिएट करते हैं, मोस्टली ये ओबेस पीपल में होता है। जो मोटे लोग होते हैं ना, उनमें फैट्स की डेपोजिशन हो जाती है इन सेल्स के ऊपर, और ये रिसेप्टर सेल्स ब्लॉक हो जाती है फैट की वजह से, जिस वजह से ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और इंसुलिन वहां पे जाके अटैच नहीं हो पाती। टाइप 1 डायबिटिक होते हैं ये, या तो आप जब लंबे अरसे के लिए ज़्यादा खाना खाते रहते होते हैं तो उस वक्त ज़्यादा खाने की वजह से आपका हर टाइम हाई ग्लूकोज लेवल है, तो वो भी आपके बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या ये इनहेरिटेड भी हो सकती है। लास्ट पे आता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन वो हार्मोन है जो कि दूसरे बॉडी में हमारे मोस्टली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लेवल को बैलेंस अमाउंट में रखता है, मेंटेन रखता है, और जो ओवर प्रोडक्शन जी ना हार्मोन्स की हो रही होती है उनके इफेक्ट को रोकता है, इनहिबिट करता है। इसके जो मेन फंक्शन देखे गए हैं बॉडी में, वो पहले नंबर पे हाइपोथैलेमस में देखा गया। हाइपोथैलेमस में ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं, जिनमें मेन ग्रोथ हार्मोन आता है। इसीलिए इसे ग्रोथ इनहिबिटर ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक रहा होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली जैसी डिजीजेज हो सकती हैं।
जिसमें हमारे बॉडी के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो अपने साइज में बढ़ जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और बड़ा अजीब सा बंदा लगता होता है। सेकंड नंबर पे देखिए तो पेंक्रियास में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये पेंक्रियाटिक हार्मोन्स को उनकी स्क्रीशंस को इनहिबिट कर रहा होता है, लेकिन कब इनहिबिट कर रहा होता है? जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, जब ग्लूकोज लेवल ना ज़्यादा है ना कम है, अपनी नॉर्मल रेंज पे है, तो उस वक्त ये ग्लूकागोन और इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देगा। और जीआई ट्रैक में देखें तो वहाँ पे ये गैस्ट्रिक स्क्रीशंस और जीआई हार्मोन्स की स्क्रीशंस, इनमें स्क्रीटिन और गैस्ट्रिन आ जाते हैं। इनकी स्क्रीशंस को भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब सारा काम ठीक चल रहा हो उस वक्त ये इनकी स्क्रीशंस को भी रोक देता है। जज़ाकल्लाह। Okay, very well done, Salman. You did really amazing, and I think you elaborated this topic in easy and understandable way. So I think it's everything is clear to every one of you people. And if there is some issue or you wanna ask some question, then you are more than welcome. Please. अगर आज आपने सवाल ना पूछे तो मैंने आपसे पूछने हैं, ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन? चले मैं फिर पूछना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? मुझे लगता है सारे सो रहे थे और बस यहाँ अटेंडेंस लगवाने के लिए आए थे, है ना? ऐसा है? ऐसा है कि नहीं? नहीं सर, नहीं सर, हम सुन रहे थे। हाँ सकीना, आप अच्छी बच्ची हैं, आप सुनती हैं, मुझे आइडिया है आपका। चलिए अच्छा सकीना, मुझे ये बताएं कि पहले मुझे सलमान से पूछने दें। सलमान, आपने बोला है कि डीपोलराइजेशन हो जाती है। बेसिकली डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? सर डीपोलराइजेशन स्टेट वो है जिसमें जब पोटाशियम की अमाउंट सेल के अंदर ज़्यादा हो गई है तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। पहले पोलराइज स्टेट जिसमें नॉर्मल अमाउंट होती है सेल्स की, लेकिन जब पोटाशियम की अमाउंट अंदर ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, और ये होती है डीपोलराइज्ड स्टेट। ओके। अच्छा, पोटाशियम के सेल में एंटर होने से पहले सेल के अंदर क्या चार्ज होता है? ये सर मुझे नहीं पता कि कौन सा उसमें चार्ज होता है, लेकिन पोलराइज्ड स्टेट होती है ये पता है। जिस वजह से वो तो इंसुलिन की जो वेसिकल्स बनी होती है वो उनकी फ्यूजन नहीं होती और वो रिलीज नहीं हो रही होती। लेकिन जब ग्लूकोज एंटर होगा और वहाँ पे एटीपी की अमाउंट ज़्यादा होगी उस वक्त फिर डीपोलराइज्ड स्टेट होती है, और यही वो स्टेट होती है जो कि इंसुलिन की प्रोडक्शन की वजह बनती है। ओके, ये तो आपने सही बताया। अच्छा, पहले ये ना आप क्लियर कर लें, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बेसिकली आपका जो एक नॉर्मल सेल होता है, उसके सेल के अंदर चार्ज होते हैं नेगेटिव, सेल के बाहर चार्ज होते हैं पॉजिटिव। दो चैनल्स होते हैं, सोडियम और पोटाशियम चैनल, आपको आइडिया होगा। तो दो चैनल्स होते हैं सेल के ऊपर। तो क्या होता है, जो पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम आयंस हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई वो सोडियम भी, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी तो इधर उधर हो सकता है ना। तो पोटाशियम की परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा होती है, दैट्स वाई तो क्या होता है, बाहर से अंदर आ जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो सेल के अंदर नेगेटिव पहले चार्ज था तो अब पॉजिटिव बढ़ जाएगा। जब पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो
जाहिर सी बात है चार्जेस डिस्टर्बेंस को ही डीपोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो पहले बैलेंस था वो इम्बैलेंस हुआ। किसकी वजह से इम्बैलेंस हुआ वो आपने सही बताया, ग्लूकोज की वजह से इम्बैलेंस हुआ, देन एटीपी वगैरह वो सारा ओके था, ठीक है। बस पहले ये कि पहले नेगेटिव चार्ज होता है तो बाद में उसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है, ओके। अच्छा, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो जल्दी से, नहीं तो मैंने अभी पूछना स्टार्ट कर देना है। महानूर, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. एंड प्लीज। मनूर, आपको समझ आ गया? जी सर. ओके गुड। जवेरिया, आपको? यस सर आ ओके। और अब देखो, लीव क्यों करते जा रहे हो भाई? मैं कौन से दिन नंबर लगा रहा हूं? उधर देखो, 15 वो सारे मेरे सामने लीव करते जा रहे हैं। यार क्या हो गया है? एक तो बच्चे ज्वाइन नहीं करते, ऊपर से वो देखो लीव कर गए। चलें, आई थिंक हमारे पास जस्ट 2 मिनट्स रिमेनिंग है। मैं ये लेक्चर अपलोड करके भी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा, जो एंड पर 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलना है वो इसी बेस पे मिलेगा। इसी बेस पे मिलेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, कौन क्वेश्चन पूछता था, कौन इंटरेक्टिव रहता था सेशन में, कौन भाग जाते थे क्वेश्चन टाइमिंग में, और कौन ज्वाइन करते थे। इसी बेस पे ही आपका एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा कि आपने किस तरह से हमारे सेशंस ज्वाइन किए हैं, कितना नॉलेज गेन किया है, क्या स्किल्स गेन किए हैं, ठीक है। और मैंने कौन सा आपसे क्विज लेने हैं कोई? तो मैं खुद एमफिल कर रहा हूँ, मेरी तो खुद बिजी इतना स्केड्यूल होता है, फिर भी आप लिए टाइम मैनेज करें और आप लोग ज्वाइन भी नहीं करते। वो देखो 10-11, पर यही स्टूडेंट हैं जो हमेशा ज्वाइन करते हैं। इनके अलावा बाकी स्टूडेंट ने बस मुझे लगता है इनको कार्ड लेने का शौक था, है ना। बाकी स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कार्ड लेने का शौक था, बस यही स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी ये ज्वाइन किया हुआ है, यही स्टूडेंट्स हर टाइम ज्वाइन करते हैं। तो फिर मैं मुझे भी यही कहना चाहिए ना, आई डोंट केयर, ठीक है। आप आपके लिए ना कि ये सेशंस आपके लिए आप ज्वाइन करें। मैं किसी दूसरी सोसाइटी का नाम भी नहीं लेता ना, मैं कुछ कहना चाहूँगा